नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग सिंप्लीफाइड के अंदर। आज हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे कक्षा 9th साइंस सब्जेक्ट, जिसका चैप्टर फर्स्ट है भारत और विज्ञान। विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के उद्देश्य क्या हैं, इनके बारे में हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे कि भारत ने विज्ञान के अंदर किस प्रकार से योगदान दिया। तो आइए शुरू करते हैं। विज्ञान के विकास में भारत का योगदान, भारत का क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं भारत के वैज्ञानिक आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित के रूप में विज्ञान को काफ़ी योगदान दिया। आर्यभट्ट ने सबसे पहले तो ये बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूर्णन करती है, और पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूर्णन के कारण ही दिन रात बनते हैं। इसके बाद में निकोलस, केपलर, गैलीलियो आदि ने पृथ्वी की घूर्णन से संबंधित अनेक खोजें की, लेकिन सबसे पहले इस खोज को जो शुरू किया था वो वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट। भारत सरकार ने आर्यभट्ट के नाम पर अपना पहला अंतरिक्ष कृत्रिम उपग्रह 1975 में लॉन्च किया था, उसका नाम आर्यभट्ट रखा था। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया था कि चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। दूसरे वैज्ञानिक की हम बात करें तो वो है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त एक तीक्ष्ण प्रतिभा वाले, तीव्र बुद्धि के धनी गणितज्ञ थे। इन्होंने, अगर इनके कार्य की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले शून्य के कार्य करने के नियम बनाए थे कि शून्य है वो किस प्रकार से कार्य करता है। इनकी गणितीय प्रतिभा को देखकर भास्कराचार्य, जो कि भारत के गणितज्ञ रहे, उन्होंने गणक चंद कर चूड़ामणि की उपाधि प्रदान की थी। ब्रह्मगुप्त ने गणित को दो भागों में विभाजित किया। पहली भाग है वो है बीजगणित और दूसरा भाग है गणित। अगर तीसरे वैज्ञानिक की बात करें तो वो है चंद्रशेखर वेंकटरमन, सीवी रमन। सीवी रमन की जो खोज है वो है रमन प्रभाव। इन्होंने प्रकाश ऊर्जा पर खोज की थी। रमन प्रभाव क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश सघन माध्यम में से गुजरता है तो सूर्य के प्रकाश के साथ छोटे छोटे अनेक कण होते हैं, जिनसे सूर्य का जो प्रकाश है वो जल में से गुजर कर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। यथा प्रकाश विकिरण पे इनकी जो खोज थी, उस खोज को रमन प्रभाव नाम दिया गया। इनकी रमन प्रभाव की जो खोज है, रमन प्रभाव के द्वारा पदार्थ की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने में वैज्ञानिकों को काफ़ी मदद मिली, काफ़ी सहायता हुई। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 28 फरवरी 1930 को प्रदान किया गया। 28 फरवरी 1930 को सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला, और भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन थे। इसलिए इस दिन को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें भारत के अंदर परमाणु भौतिकी का जनक कहा जाता है। परमाणु भौतिकी से संबंधित इन्होंने काफ़ी खोजें की थी। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण खोज है वो है मेसोन कण। इन्होंने मेसोन कण की खोज की। परमाणु के अंदर पाया जाता है ये। इन्होंने 3 परमाणु रिएक्टर अप्सरा, सिरस और जलविन की स्थापना की थी। आगे है जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने ये बताया था कि पौधों में संवेदनाओं ये होती हैं। उन्होंने पौधों के अंदर संवेदनाओं की खोज की थी। जगदीश चंद्र बोस ने यह बताया कि जिस प्रकार मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है, उसे चोट होती है तो दर्द होता है, और अगर खुशी होती है तो आनंद का अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। उनके अंदर भी सजीव कोशिकाएं होती हैं, वे श्वसन क्रियाएं करते हैं। भारत के अंदर केमिकल उद्योग के जनक हैं वो प्रफुल्ल चंद्र रे को माना जाता है। प्रफुल्ल चंद्र रे एक वैज्ञानिक है जिनको भारत के अंदर केमिकल उद्योग का जनक माना जाता है। उन्होंने 1896 में मर्करस नाइट्रेट की खोज की थी। मर्करस नाइट्रेट क्या है, एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है जो कि अत्यंत विषाक्त प्रकृति का होता है, जिसका उपयोग विरंजक उद्योग के रूप में किया जाता है। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। अगर पूछ ले कि हिस्ट्री ऑफ
हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है, तो वो रचयिता कौन थे, प्रफुल्ल चंद्र रे थे। दूसरा प्रश्न ये है कि भारत के अंदर केमिकल उद्योग के जनक कौन है, तो केमिकल उद्योग के जनक हैं दोस्तों प्रफुल्ल चंद्र रे। अब इसके बाद में अन्य भारतीय वैज्ञानिकों का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं बिरबल साहनी, जिनका जन्म 1891 में और मृत्यु है वो 1949 में हुई थी। बिरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 को हुआ था। इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान पश्चिम पंजाब, जो भी पाकिस्तान में है, उसके शाहपुर जिले के बेड़ा गांव के अंदर जन्म हुआ था। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो साहनी की शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से हुई थी, वहां से उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की, और लंदन विश्वविद्यालय से डीएससी डॉक्टरेट ऑफ साइंस इन्होंने प्राप्त की। डॉक्टर साहनी को लंदन की रॉयल सोसाइटी ने अपना फेलो निर्वाचित किया। अब हम बात करते हैं कि रॉयल सोसाइटी क्या है। रॉयल सोसाइटी लंदन के अंदर एक संस्था है जो कि वैज्ञानिकों को शोध से संबंधित संस्था है। इसके अंदर वैज्ञानिक हैं, वो विभिन्न प्रकार के शोध करते हैं। इस संस्था का उन्हें फेलो बनाया गया। बिरबल साहनी से पहले 4 अन्य भारतीयों को रॉयल सोसाइटी का फेलो निर्वाचित किया जा चुका है। इसका नाम है FRCS। FRCS की फुल फॉर्म हो गई कि फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ सर्जन्स। एफ का हो गया फेलोशिप, ऑफ आर का रॉयल, सी का मतलब सोसाइटीज, ऑफ एस का मतलब सर्जन्स। इसका इन्हें फेलोशिप नियुक्त किया गया, निर्वाचित किया गया। डॉक्टर साहनी भारत के एक महान पूरा वनस्पति शास्त्री थे। पूरा वनस्पति शास्त्री, जिन्हें पेलियोबोटनिस्ट भी कहा जाता है। पूरा वनस्पति शास्त्री कौन से होते हैं? पूरा वनस्पति शास्त्री वे होते हैं जो प्राचीन वनस्पतियों के ऊपर अध्ययन करते हैं, अपनी खोज करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पूरा वनस्पति विज्ञान की, कि पूरा वनस्पति विज्ञान क्या है। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, विज्ञान की एक शाखा है और इस शाखा के अंतर्गत प्राचीन युग की वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान या पेलियोबोटनी कहा जाता है। और जो वैज्ञानिक इसकी खोज करते हैं उन्हें पेलियोबोटनिस्ट कहते हैं। तो डॉक्टर बिरबल साहनी है, वो भारत के एक महान पेलियोबोटनिस्ट या वनस्पति शास्त्री थे। अगर डॉक्टर साहनी की खोज के बारे में बात करें हम, तो डॉक्टर साहनी ने कौन कौन सी खोज की? डॉक्टर साहनी ने एक नए समूह के जीवाश्म पौधों की खोज की, जिन्हें जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजी कहा जाता है। हम अनावर्त बीजी भी कह सकते हैं। एक इस प्रकार के पौधे जिनके ऊपर जो फल लगते हैं उनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो सेब है, तो सेब के ऊपर कोई कवर नहीं होता है, कोई आवरण नहीं होता है, वो अनावर्त बीजी है। अगर केले की बात करें हम, तो केले के ऊपर उसका छिलका होता है, तो वो आवृत बीजी हो गया। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं के जो दाने होते हैं तो वो बाली के अंदर होते हैं, तो वो आवर्त बीजी हो गई। तो 2 प्रकार के बीज होते हैं, एक तो होते हैं आवर्त बीजी और एक अनावर्त बीजी। तो साहनी ने जिन जीवाश्म पौधों की खोज की वो किस प्रकार के थे? नग्न बीजी थे, अनावर्त बीजी थे। चीड़ तथा उनकी जाति के दूसरे पेड़ जिन्हें पेंटोजाइलिज, चीड़ और उनकी जाति के जो पौधे हैं जिन्हें पेंटोजाइलिज कहा जाता है, इनकी इन्होंने खोज की। नग्न बीजी पौधे हैं ये, और नग्न बीजी पौधों की खोज है वो किसने की थी? साहनी ने इन पे खोज की थी। और इससे सारे संसार का ध्यान है वो अनावर्त बीजी या नग्न बीजी पौधों की ओर आकर्षित हुआ। उनके पूरा वनस्पतिक विज्ञान के अध्ययन ने महाद्वीपों के एक दूसरे से दूर खिसकने के सिद्धांत को बल मिला। उन्होंने पूरा वनस्पति विज्ञान की जो खोज की थी, उस खोज से महाद्वीपों के एक दूसरे से दूर खिसकने, महाद्वीप एक दूसरे से दूर किस प्रकार खिसकते हैं, इस सिद्धांत को बल मिला। डॉक्टर साहनी ने सर्वप्रथम जीवित वनस्पतियों पर अनुसंधान किया। तो हमें एक 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें। एक तो ये है कि डॉक्टर साहनी ने क्या खोज की, किस पर खोज की? तो उन्होंने एक तो खोज की जीवाश्म पौधों की, और उन्होंने किस प्रकार की वनस्पतियों पर अनुसंधान किया? तो डॉक्टर साहनी ने जीवित वनस्पतियों पर अनुसंधान किया। अगर हम आगे बात करें तो उनके जो अनुसंधान कार्य हैं, उन अनुसंधान कार्यों से
कौन कौन से सिद्धांतों को समझने में आसानी हुई, तो उनके अनुसंधान कार्यों से एक तो महाद्वीप विभाजन सिद्धांत है, महाद्वीपों का विभाजन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से दूर हुआ, इस सिद्धांत में के अनुसंधान में सहायता मिलती है। दूसरा है दक्षिण पठार की आयु, दक्षिण पठार की आयु, क्योंकि पठारों की जो आयु है वो उन पर उपस्थित जीवाश्मों से ज्ञात की जाती है, और डॉक्टर सानी ने जीवाश्मों के ऊपर अध्ययन किया था। अगला है ग्लोसिप्रिट वनस्पतियों की उत्पत्ति के पश्चात। ग्लोसिप्रिट वनस्पतियां क्या होती हैं? ये एक प्राचीन काल की गोंडवाना काल की एक वनस्पति है जिसकी पत्तियां हैं वो जीभ के आकार की होती थी। इन वनस्पतियों की पहचान के बाद में या इनकी खोज के बाद में हिमालय का उत्थान किस प्रकार हुआ, हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उस सिद्धांत के अनुसंधान में डॉक्टर सानी की खोज काफ़ी सहायक सिद्ध हुई। इस प्रकार की कई जटिल व्यवस्थाओं के हल में उनकी खोज है वो सहायक सिद्ध हुई। डॉक्टर सानी ने दुनिया की पहली पेलियोबोटनी संस्था बनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था बिरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी। तो एक पर्सन ये हो गया कि दुनिया की पहली पेलियोबोटनी या पूरा वनस्पति जो संस्था है वो किसने स्थापित की थी, तो वो स्थापित की थी डॉक्टर बिरबल सानी ने, और उस संस्था का नाम है बिरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी। आगे हम बात करते हैं भारत के अन्य वैज्ञानिक मेघनाथ शाह की, जिनका जन्म 1893 को और मृत्यु 1953 में हुई थी। डॉक्टर मेघनाथ शाह का जन्म 6 अक्टूबर 1893 को हुआ था। इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान सावराटोली गांव, ढाका जिला, पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश में हुआ था, जो कि बांग्लादेश के अंदर स्थित है। ये प्राचीन भारत के जो संयुक्त भारत है उसके वैज्ञानिक थे, और इनका जो गांव है, जन्म स्थान है, वो वर्तमान बांग्लादेश के अंदर स्थित है। इनकी शिक्षा की बात करें तो मेघनाथ शाह की शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई थी। वहां से इन्होंने गणित के अंदर एमएससी की उपाधि प्राप्त की। शाह की अगर खोजों की बात करें, अध्ययन की बात करें, तो शाह ने उष्मागतिकी, सापेक्षतावाद, परमाणु सिद्धांत का गहन अध्ययन किया था। सूर्य और तारों के बारे में एग्नेस क्लार्क, जिनकी पुस्तक को पढ़ते हुए इनके सामने कई समस्याएं उत्पन्न हुई। वो कठिनाइयां कौन कौन सी हैं जो सूर्य और तारों से संबंधित थी? पहली कठिनाई इनके सामने आई कि तारों का तापमान किस प्रकार का होता है, कैसा तापमान होता है उनका, उनके तापमान का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। दूसरी है भीतरी संरचना, तारों की भीतरी संरचना किस प्रकार की है, वो किन कणों से मिलकर बने होते हैं। तीसरी इनके सामने समस्या थी वो थी संयोजन की समस्या, कि तारों का संयोजन किस प्रकार से होता है, तारे किस प्रकार निर्मित होते हैं। और चौथी इनकी जो समस्या थी वो थी स्पेक्ट्रम का बनना, कि तारों के अंदर ऊर्जा स्पेक्ट्रम है वो किस प्रकार से निर्मित होते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु शाह ने एक फॉर्मूला दिया जिसे आयोनाइजेशन या आयनीकरण सूत्र कहते हैं। इस सूत्र को इन्होंने प्रस्तुत किया था। आयनीकरण सूत्र द्वारा वर्णक्रम रेखाओं की उपस्थिति को समझाया जा सकता है। तो प्रश्न ये हो गया कि जो समस्या मेघनाथ शाह के सामने उपस्थित हुई थी उन समस्याओं के समाधान हेतु उन्होंने क्या दिया, तो उन्होंने एक आयनीकरण सूत्र दिया। और ये जो आयनीकरण सूत्र है वो किसमें सहायक है, तो इस आयनीकरण सूत्र द्वारा वर्णक्रम रेखाओं की उपस्थिति को समझाया जा सकता है। ये जो आयनीकरण सूत्र है इसका अन्य उपयोग क्या है कि इसके द्वारा जो गणितज्ञ हैं उनको सूर्य और दूसरे तारों का तापमान, उनका दबाव और इनकी भीतरी संरचना का पता लगाने में सहायता हुई। जो खगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने सूर्य और जो इसी प्रकार के दूसरे तारे, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, इन तारों का तापमान किस प्रकार का है, इनके अंदर दाब कैसा है और इनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, इसको जानने में आयनीकरण सूत्र का प्रयोग किया गया। शाह की जो खोज है वो तारा भौतिकी के क्षेत्र में एक नवीनतम खोज थी। इनकी जो खोज का क्षेत्र था या इनका जो अनुसंधान क्षेत्र था वो तारा भौतिकी से संबंधित था। इन्होंने शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स स्थापित किया। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, और इन्होंने भारत का प्रथम साइक्लोट्रॉन लगाया था। इसमें साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन एक त्वरक होता है जो कणों को त्वरित करता है, उन्हें गति प्रदान करता है। बाढ़ के कारणों का अध्ययन किया था इन्होंने,
और बाढ़ के कारणों का अध्ययन कर इन्होंने अनेक नदी घाटी परियोजनाओं के सुधार की सुझाव दिए थे, जिनमें दामोदर वैली, बांकड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, ये सभी परियोजनाएं हैं वो मेघनाथ शाह के सुझावों के ऊपर आधारित हैं। आगे हम अगले भारतीय वैज्ञानिक की बात करते हैं, प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1894 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1 जनवरी 1894 को हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान कोलकाता के अंदर हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। इनकी शिक्षा है वो कोलकाता विश्वविद्यालय से हुई थी। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने भौतिकी के अंदर एमएससी की उपाधि प्राप्त की। सत्येंद्र नाथ बोस ने मैडम क्यूरी और अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ कार्य किया था। मैडम क्यूरी, जिन्हें रेडियो एक्टिविटी का जनक कहा जाता है। आगे अध्ययन करते हैं तो एक इन्होंने सांख्यिकी दी थी, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। आइंस्टीन के साथ कार्य करके इन्होंने एक नवीन अवधारणा बनाई थी, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी क्या है? बोस आइंस्टीन सांख्यिकी सिद्धांत के अनुसार मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के अणुगतिकी सिद्धांत के आरंभिक सांख्यिकी विधियों को फोटोन और इलेक्ट्रॉन पर भी लागू किया जा सकता है। मैक्सवेल ने जो सिद्धांत दिया था वो प्रकाश के ऊपर दिया था, लेकिन इन्होंने, बोस और आइंस्टीन ने इस सिद्धांत को ये कहा कि इसको फोटोन और इलेक्ट्रॉन पर भी लागू कर सकते हैं। फोटोन क्या होता है? एक क्वांटम सिद्धांत की है, उसके अंदर ये बताया गया है, मैक्स प्लांक ने बताया था कि जो प्रकाश के कण है या प्रकाश ऊर्जा है वो एक वृत्त रूप में संचरित न होकर, वृत्त रूप में ना होकर छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट्स के रूप में होती है, और उन ऊर्जा पैकेट्स को मैक्स प्लांक ने फोटोन नाम दिया था। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जो परमाणु के अंदर पाया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इसके बाद में दो कण है, फर्मियोन और बोसोन। फर्मियोन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने यह बताया कि जो परमाणु के जो कण होते हैं वो अपनी दूरी पर घूम रहे होते हैं। कौन कौन से कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसकी खोज जेम्स जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, जो कि धनावेशित कण है। न्यूट्रिनो एक नवीनतम कण है जो उदासीन होता है, और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है जो कि परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, और न्यूट्रिनो की जो खोज है वो पोली ने की थी। और इसका जो सैद्धांतिक आधार है, न्यूट्रिनो का जो सैद्धांतिक आधार है वो एनरिको फर्मी ने दिया था। तो ये जो कण है वो अपनी दूरी पर जब घूम रहे होते हैं तो इन कणों की चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉनिक की स्थिति और ऊर्जा को प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉनिक की जो चक्रण की स्थिति है, जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के बाह्य कक्षों में निरंतर घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो इनकी जो गति है वो किस प्रकार हो रही है, ये कौन से कक्ष के अंदर है, और इनकी ऊर्जा किस प्रकार की है, इनका चक्रण किस प्रकार से हो रहा है, उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उसको कहते हैं हम चक्रण क्वांटम संख्या। तो फर्मी ने क्या कहा था कि जब ये कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन अपनी दूरी पर जब घूम रहे होते हैं तो इनकी जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो आधे का पूर्ण गुणज होती है। अर्थात इनकी जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो आधे का पूर्ण गुणज होती है, 1/2n होती है। और इन कणों को फर्मी के नाम पर फर्मियोन कहा गया। तो फर्मियोन के अंतर्गत कौन कौन से कण आते हैं? तो फर्मियोन के अंतर्गत आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन। आगे हम बात करते हैं बोसोन कणों की। बोसोन कण क्या है? भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पाया कि फोटोन, ये जो कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन, इनके अलावा फोटोन, पाइमोजोन, अल्फा कण और ग्रेविटोन आदि कणों की जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो पूर्णांक में होती है। अर्थात जो फर्मियोन कण होते हैं उनकी जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है
वो आधे का पूर्ण गुणज होती है, अर्थात ये पूर्ण गुणज नहीं होती है, पूर्णांक संख्या नहीं होती है। जबकि फोटोन, पाइमोजोन, अल्फा और ग्रेविटॉन जो कण होते हैं, इनकी जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो पूर्णांक होती है, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार की होती है। उनके नाम पर इन कणों को बोसोन कहा गया। तो हमारे सामने दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि फर्मियोन कौन से हैं। तो फर्मियोन के अंतर्गत कौन कौन से कण आते हैं। तो फर्मियोन के अंतर्गत आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन। और अगर हम बोसोन कणों की बात करें तो बोसोन कणों के अंतर्गत एक तो आता है फोटोन, पाइमोजोन, अल्फा कण और ग्रेविटोन। आगे है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। BEC ये एक पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा एक अन्य अवस्था है प्लाज्मा, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसके बाद में बोस और आइंस्टीन ने पदार्थ की एक अन्य अवस्था दी जिसे पदार्थ की 5वीं अवस्था कहते हैं। और 5वीं अवस्था को क्या नाम दिया इन्होंने, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC नाम दिया गया। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है कि सामान्य वायु का जो घनत्व होता है उसके 1,00,000वें भाग जितनी कम घनत्व वाली गैस, सामान्य वायु का जो घनत्व होता है उसका 1,00,000वां भाग लें हम, और इतने कम घनत्व वाली गैस को अगर बहुत कम तापमान पर ठंडा करें तो इससे पदार्थ की जो अवस्था प्राप्त होती है उस अवस्था को BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। आगे हम बात करें सत्येंद्रनाथ बोस की खोज के बारे में। उन्होंने एक खोज की थी सल्फोनेमाइड की। सल्फोनेमाइड क्या होता है। सल्फोनेमाइड एक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में रसायन है जिसका प्रयोग आई ड्रॉप के रूप में किया जाता है। अगले भारतीय वैज्ञानिक की बात करते हैं। अगले भारतीय वैज्ञानिक हैं भास्कराचार्य प्रथम। भास्कराचार्य प्रथम का जन्म है वो 600 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 680 के अंदर हुई थी। अगर जन्म की बात करें हम तो भास्कराचार्य प्रथम का जन्म बोरी गांव, परभणी जिला, महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। महाराष्ट्र के अंदर परभणी जिले के अंदर एक बोरी गांव है जिसके अंदर भास्कराचार्य प्रथम का जन्म माना जाता है। इन्होंने हिंदू दार्शनिक पद्धति क्या होती है, एक प्रतीक संख्याओं को लिखने की एक पद्धति है जिसके अंदर शब्द और प्रतीक हैं वो काम में लिए जाते हैं। जैसे कि अगर 1 को लिखना है तो 1 के लिए चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा पर संपूर्ण ब्रह्मांड में 1 है। 2 के लिए पंख और आंखें, पंख हैं और आंखें होती हैं वो हमेशा युगल में रहती हैं, 2 के रूप में रहती हैं। 5 के लिए इन्होंने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया, ज्ञानेंद्रिय शब्द का प्रयोग किया। अगर ज्ञानेंद्रिय शब्द लिख दिया उसका मतलब क्या हो गया, 5 हो गया, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अगर इनकी पुस्तक की बात करें तो इन्होंने महाभास्करीय और लघु भास्करीय नामक 2 पुस्तक लिखी थी। महाभास्करीय जो पुस्तक है उसके अंदर भास्कराचार्य प्रथम ने या जिसे साइनेक्स कहा जाता है उसका मान ज्ञात करने का एक सूत्र दिया था। और वो सूत्र क्या था, साइनेक्स बराबर 16x पाई माइनस एक्स बट्टे 5 पाई स्क्वेयर माइनस 4 पाई ब्रैकेट पाई माइनस एक्स। इस सूत्र के द्वारा साइन के मानों की गणना है वो उन्होंने स्टिक प्राप्त की थी। If you enjoy the video then hit the like button and don't forget to subscribe our channel E-Learning Simplified. Thank you.